ये बात कर दिया आपने सर से भैया से इतनी बात करनी होती है तो उनसे कहा करो ना जल्दी आया करें। 15 मिनट भैया से बात कर लेना आराम से। क्या पढ़े थे कल मैम मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में तुम लोगों ने कुछ लिखा? यस मैम ये सब लिखा। इसके अलावा अपने आप नहीं लिख के लाए? मैम वो घर पे कॉपी फेयर है उसको। कॉपी फेयर है, ठीक है। आज हम बात करेंगे। अच्छा ये बताओ तुम लोगों की कोई समस्या है? मतलब किस चीज की? कोई भी समस्या XYZ है? क्या समस्या है धर्मेंद्र बताओ? नहीं मैंने कहा बड़ी समस्या तो जॉब की समस्या हुई है। अच्छा और उसके अलावा तो ये तुम्हारी जो जॉब की समस्या है उसका समाधान कैसे कर रहे हो? मेहनत। चलो आपने पूछा तो शायद आपके पास से अच्छा बेटर आइडिया हो तो आप बताइए समस्या। तुम बताओ तुम अपनी समस्या है तुम्हारी? तुम कह रहे हो मेरी जिंदगी में समस्या जॉब की है। धर्मेंद्र को अपनी जिंदगी में बताओ। मैं मेरी जिंदगी में समस्या बस पहले कुछ नहीं है, मेहनत करते हैं बात कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। कोई ऐसी समस्या होगी जो तुम्हें चैन से रहने नहीं देती? हाँ एक लैंग्वेज की समस्या थी मेरे पास। लैंग्वेज की समस्या थी, अब हो गई? हाँ हम डिसाइड में इंग्लिश में हम बात करेंगे। अच्छा तुम? मेरी कोई समस्या नहीं। भगवान जिंदगी जी यही बहुत अच्छा है। जिंदगी जिंदगी तो सर्व संपन्न इंसान है समस्या तुम्हारी जिंदगी कोई में? बात नहीं, गवर्नमेंट से कोई समस्या नहीं है। है ऐसा जिंदगी में कोई नहीं जिसकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, है ना? मैं तो हम पढ़ रहे थे मृदा, तो मृदा की भी समस्याएं हैं ना? अब तुम कह रहे हो तुम मैं इतनी दूर से उठा के घुमा के लाए। यही पहलू हम बड़ा ना जॉब चढ़नी में जैसे है ना? मिट्टी पे आ गए। मृदा की देखो समस्या लिख रहा है भैया समस्या। मुझे ना तो सोच अब जैसे तुम लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, मृदा की भी तो खुद की समस्या होगी। मृदा अपने आप की समस्या बता नहीं पाएगी। मृदा की समस्या कैसे जानोगे आप? जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना? मैम सॉइल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ कमी है? जैसे जैसे मैम कहाँ पर उर्वरता कम है मृदा की? ठीक, उर्वरता की कमी। उर्वरता की कमी कैसे आएगी? कोई गुण होगा ना? कल गुण बताया था दो तरह से। क्या बताई थी? अम्लता और क्षारिता बताई थी। अगर मृदा अम्लीय है तब भी क्या है? उर्वर नहीं है, मतलब उर्वरता उसके अंदर नहीं है। और मृदा अम्लीय है तब भी उसके अंदर उर्वरता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन है? चरण होंगे। नहीं क्लास अभी कहाँ, चरण का इंतजार कर रहे थे। बातें करो बाहर, ये घंटा हो गया तो कोई बच जाता है। आ ही जाएंगे धीरे धीरे। दूसरी बातें करते हैं। लेकिन बीच में बेटा ज्यादा बोले बहुत पहले पढ़ चुके हो? पढ़ाई वेरी गुड। आज का पूरा टॉपिक फिर चरण पढ़ाएगा हम लोग। भूल गया ना। अब भूल गया देखो। नहीं पूरा पूरा टॉपिक पूरा ये बुक ली ना, सब्जेक्ट करेक्ट समझता हूं मृदा। हाँ पूरा चैप्टर होगा मृदा और हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे हैं ना। तो अब ये अपनी अपनी समस्या बताओ। इन लोगों ने आज मुझे अपनी समस्या बताई है, तुम लोग अपनी समस्या समाधान करना है ना। अपनी जीवन की समस्या हमने बता दी, तुम बताओ क्या अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ नौकरी नहीं है। अच्छा नौकरी नहीं है, पैसा हाथ में नहीं है, तो उसके लिए तुम कुछ कार्यरत हो या गवर्नमेंट कुछ कार्य कर रही है उसके लिए? नहीं कोई कार्यरत नहीं हो और गवर्नमेंट भी कोई कार्य नहीं कर रही है तो फिर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पिताजी से पैसे लेते हैं। हाँ और खर्च कर देते हो। बहुत अच्छी। तो तुम अपनी समस्या का समाधान पिताजी से करवा रहे हो। तो यहाँ पर हम समस्या की बात करें, बस समस्या की बात करें। मृदा की समस्या, पहली समस्या किसने बताई थी? अस्मित ने। मृदा की उर्वरता में कमी आना। मृदा की उर्वरता में सर नहीं है, मैडम है। मृदा की उर्वरता में कमी कैसे आएगी? या अम्लता या क्षारिता। इसके अलावा कोई और समस्या हो सकती है? मैं बाड़ों के द्वारा जो कटान होता है, बाड़ों के द्वारा जो कटान होता है, यानी कि मृदा का अपर्दन। अब मृदा अपर्दन भी कितने प्रकार से हो सकता है? मृदा का अपर्दन कितने प्रकार से हो सकता है? दो तरीके से, हवा से और पानी से। जल से, वायु से
वही बात वही पानी तो हाँ हाँ होती है। अगर हम जल से बात करेंगे तो जल में अगर हम बात कर ले, जल नदी और बरसात में ले सकते हैं, समुद्र की लहरें बिल्कुल अलग से ले सकते हैं। अगर हम सेपरेट करके पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ सकते हैं ना। जल में फिर हम वर्षा वाला में तो जल ले लेंगे, है ना। जल से है और किससे? पवन। पवन के बाद जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु उड़ता है, जीव जंतु आ ही जाएंगे उर्वरता में। इसके अलावा किसमें आ रहे हैं? जीव जंतु भी ले लेंगे कहीं से कहीं तक, अच्छा बस यही है तो भी। केशव के वगैरह आ नहीं कुछ पढ़ाया था ना। और कौन सी? हाँ और कैसे मृदा की समस्याएं क्या है? पॉल्यूशन हो रहा है, जो पन्नी वन्नी मृदा में भेजी जा रही है। पोल्यूशन। अब हम पोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या मृदा पोल्यूशन अपने आप ही होता है? मानव जनित है ना। तो यहाँ पर हम मानव जनित लिखेंगे, मानवीय प्रदूषण कर सकते हैं, है ना। मानव जनित समस्याएं, केमिकल फर्टिलाइजर हो सकता है, फैक्ट्री की शुरू करने वाला गंदा पानी। तो उसमें भी मानव जनित ही आ जाएगा ना। मृदा को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री की शुरू करने वो इसमें कोई मानव जनित में नहीं आ रहा इसमें भी आ है। रहा है। अब हम किसी भी, अब इसको भी सेपरेट करके पढ़ेंगे, हाँ तो पॉइंट्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना, तो हम इसी में ही कर लेंगे मानव जनित। इसके अलावा क्या हो सकता है? प्राकृतिक हो सकता है, बाढ़ है, वो बात हो गई। किसमें आ जाएगी? नहीं वो कह रहा है प्राकृतिक जनित, वो कह रहा है मानव बाढ़ लाता है, मानव बाढ़ नहीं लाता है। प्राकृतिक जनित में हम इसमें अपर्दन में ये लिख लेंगे जल पवन, है ना। और बताओ अपर्दन, वो अपर्दन कह रहे हैं। और बताओ मृदा की और समस्या। तुमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है, एक बुक थी, एक बुक में से एक हेडिंग पूछ रही हूँ। चरण बताओ। पानी तो ऐसे ही लिखा जाएगा आधा में। अरे भैया तो ये नहीं पूछ रहे हैं, आधा माँ बनेगा पूरा माँ बनेगा। तुम बताओ मुझे जो मैं पूछ रही हूँ। थोड़ा सा पार्ट एक समस्या पूछ रही हूँ मृदा की। फर्टिलाइजर हो सकता है इसमें, जो ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर आ है जाएगा। तो क्या ऊपर ज्यादा फर्टिलाइजर उर्वरता भी नहीं आ जाएगा, हमने तो छारे तो बढ़ा देता है, यहीं पर आ जाएगा ना। और बताओ तो और फिर क्या मुख्य बिंदु हमारी मुख्य बिंदु सब आ गए, सब बिंदु उनके अंदर रहेंगे ना। एक एक करके पार्ट थोड़ा एक एक तरीके से बस पढ़ेंगे। चलो अब बातें बंद करो। उर्वरता में सबसे पहले क्या बात करी थी? जो मिट्टी होगी सबसे ज्यादा उर्वर कौन सी होगी? जिसका पीएच मान कितना होगा? 6 और 7 के बीच में। अगर 6 से कम हुई तब मृदा क्या हो जाएगी? और 6 से ज्यादा मतलब 7 से ज्यादा हुई तो क्षारीय हो जाएगी। अम्लता और क्षारीयता को कम करने के लिए बताया था क्या करना है हमें? पोटास चूना, क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करेंगे? चूना, चूना डालेंगे। और अम्लता को कम करने के लिए पोटास, क्या डालेंगे? पोटास डालते पोटास और जिप्सम ये डालेंगे। पक्का बताओ। हाँ आपने बताया था। जो मृदा क्षारीय है उसमें चूने की मात्रा ज्यादा होगी ना, तो इसमें चूना हम डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? जिप्सम और पोटास। चूने की मात्रा क्षारीय। आप देखो जो पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मृदा क्षारीय कहाँ मिलती है? तो आपको पता है, आपका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर क्षारीय मृदा है, गुजरात का क्षेत्र है क्षारीय मृदा है, हरियाणा का प्रदेश है क्षारीय मृदा है। तो यहाँ पर मृदा क्षारीय होने का कारण क्या था? अत्यधिक दोहन, है ना। सिंचाई में जो क्या था, भूमिगत जल का, उसका अत्यधिक दोहन किया गया, जिससे भूमि क्या होगी? भूमि से जल साफ हो गया और क्या रह गया नीचे? क्षारीयता रह गई। तो मिट्टी में क्षारीयता पाएंगे यानी कि चूना। यहाँ की क्षारीयता में चूना ज्यादा पाएगा। क्षारीयता को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं? जिप्सम और पोटास। अम्लता को कम करने के लिए हम क्या डालेंगे? चूना। अब अम्लीयता की मिट्टी, जो अम्लीय वाली मिट्टी है, कहाँ पाई जाती है और किस खेती के लिए अच्छी होती है, ये बताओ मुझे। अम्लीय मिट्टी है कौन सी खेती के लिए अच्छी होती है? मोटे अनाज के लिए, अनाज में फसल पूछ रही मैं।
फसल होगी या बागवानी के लिए अच्छी होगी? बागवानी के लिए मैम सही होता है। बागवानी के लिए अच्छी होगी ना। कल आपको लेटराइट मिट्टी बताई थी, है ना, लेटराइट मिट्टी बताई थी। लेटराइट मिट्टी में क्या बताया था? निष्कालन हो रहा है ना, निष्कालन होने के कारण क्या है, जो उसमें तत्व हैं वो सब कहाँ चले गए? बिल्कुल अंदर चले गए। ऊपर मृदा क्या हो गई? उर्वरता उसकी क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसे मिट्टी क्या हो गई थी आपकी? अम्लीय हो गई थी। अम्लीय मृदा में पूछा जाता है सबसे अच्छी खेती होती है आपकी चाय की। तो भारत में चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है? सिर्फ असम में होती है, दार्जिलिंग और गुजरात असम, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नॉर्मली पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि अम्लता मतलब जहाँ पर अम्लीय मिट्टी होगी वहाँ पर कौन सी फसल होगी आपकी? चाय की फसल होगी। अम्लता को कम करने के लिए उर्वरता में आपकी जो कमी आ रही है मृदा में, जो मृदा की क्वालिटी फिर आ रही है वो उसकी अम्लता है और उसकी क्षारीयता है। अम्लता के लिए कम करने के लिए बताई थी आप लोगों ने क्या करा? चूना डालेंगे। क्षारीयता को कम करने के लिए अगर इनके क्षेत्र पूछ जाए तो बता दोगे? नहीं, कौन सा बताया आपने? क्षारीयता के क्षेत्र में जो आता है आपका गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अम्लता के क्षेत्र में जो आता है वो आपकी कौन सी हो गई? लेटराइट मिट्टी जहाँ जहाँ पाई जाएगी। और लेटराइट मिट्टी में क्या होती है आपकी? अम्लता की कमी होती है। कहाँ पाई जा रही है आपकी? आज तो सूरज कहाँ गायब हो गया है? मैम वो थोड़ा रेड लिखल आते हैं, वो एक लेक्चर की वजह से नहीं आया मुझे। तो उसको किसने बताया है? ग्रुप में आपको पता है, उसे नहीं पता जो था। वो अकेला से आती है। मैं मेरी बात नहीं समझे तुम लोग। ये ग्रुप में सर ने दूसरे वाले में डाला पर वो ऐड नहीं है ना, उसमें ऐड हो जाता है। सब ऐड हो गए। वेरी गुड। सब नहीं है उसमें। वो एक और आते हैं उनके साथ में, मोहित नाम है शायद, वो Attitude वो लोग दिखा रहे थे मुझे। 32 लोग ऐड है। 32 मुझे 32 भी पता है। हिंदी में बोल दो भैया। चलो अब हम दूसरी बात करते हैं मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन जल से होता है, दूसरा पवन से होता है। पहली बात करें कि जल से अपरदन कैसे हो रहा है? नदियां काटती हैं, लहरें काट देती हैं। क्या वर्षा नहीं करती है अपरदन? बर्फबारी करती है, वर्षा अपरदन कैसे करेगी? बारिश हो ज्यादा बारिश हो जाएगी, बारिश में ज्यादा बारिश हो जाएगी काट देती कहाँ से कहाँ चला गया? काट के रास्ता बना के चली अपरदन में एक होता है आपका परत अपरदन। वर्षा द्वारा होगा बूंद। कहाँ इंग्लिश है? इंग्लिश बोल रहा है। वो कह नहीं रहा था अभी मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो मैंने सॉर्ट आउट कर ली है। अब मैं क्या कर लिया हूँ, इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया हूँ। बूंद अपरदन के बाद मैम आपके हिसाब से इंग्लिश सरल है हिंदी? अरे अपने हिसाब से बता। मैं अपने हिसाब से क्यों बोल रहा है? हिंदी देखो बच्चों को हमेशा अपनी क्या मातृभाषा सिंपल भाई लगती हमें है। जो पढ़ा है शुरू से कोई बताया जो शुरू से पढ़ा है वही अच्छी लगेगी। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे होते पिताजी कह रहे थे पढ़ लूंगा। नहीं, देखो नॉर्मली क्या होता था, पिताजी के कहने में मत अब पिताजी छोड़ो यहाँ आ जाओ, समझे? बात करते हैं परत अपरदन की। दोस्तों चक्कर में चले आए। चलो चरण बताओ परत अपरदन क्या है? और परत अपरदन किसके द्वारा होगा? नदियों का सिर्फ नदियों द्वारा होगा? बारिश के बाद सूर्य के दौरान ज्यादा चक्का अपरदन की तुम लोगों ने बात कही कि अपरदन हमारा जल से भी हो रहा है और पवन से भी हो रहा है, समुद्री लहरों से भी हो रहा है। मृदा के अपरदन वो भी होता है, जैसे कि जैसे सूखा पड़ जाता है हाँ। तो उसके बाद जब भूमि वगैरह मतलब वो हो जाता है, चढ़ जाती है, मतलब उससे अपरदन कहाँ हो गया? दरार वगैरह हो जाती है। हाँ, फिर? तो उससे नहीं हो सकता। मिट्टी बनती है उसमें। मृदा का अपरदन ज्यादातर जानवरों के खुर से होता है। मृदु का अपरदन जो जानवर कह रहे थे, अपरदन कौन करेगा? जानवर भी करेंगे। और आपकी पवन, पवन क्या करेगी? ऊपर की परत हवा से उठा के ले जाएगी और वो कौन से मैदानों में ले जाएगी, कौन से क्षेत्र में ले जाएगी? जहाँ की मृदा कैसी होगी? शुष्क होगी या नमी युक्त होगी? शुष्क होगी। शुष्क होगी। जहाँ की मृदा शुष्क होगी वहां से क्या होगी आपकी? पवन उठा के ले जाएगी। अब ये सोचो, नदियां हैं, बारिश बहुत तेज होती है, बारिश बहुत तेज हुई और तेज बारिश के साथ कभी कभी देखते हो ना कि पूरी की पूरी मिट्टी वहां से बहा के ले जाती है कि नहीं ले जाती है? अगर तेज पानी का बहाव होगा तो मिट्टी एकदम साफ हो जाएगी। तो ऐसे जो मिट्टी साफ है उसको कह रहे हैं हम पवन अपरदन। और कई बार होगा कि बूंदे होती हैं, आपने मिट्टी में देखा होगा बारिश की बूंदें क्या करती हैं? अपनी अपनी जगह बना देती
और वहां से मिट्टी क्या हो जाती है, निकल जाती है। मृदा अपरदन ऐसे। और कई बार आपने देखा होगा कहीं मिट्टी बहुत होगी, उनके कण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कमजोर कण होंगे। अगर पानी की धार बनी तो एक नली की तरह निकल जाती है, निकलती है कि नहीं निकलती है? तो उस नली को, उसको कहते हैं हम नलिका अपरदन। एक है नलिका और इसी में होता है नली अपरदन। वो नलिका है और ये नली अपरदन है। नली अपरदन क्या होगा, नली अपरदन में किसके साथ होगा आपका, बारिश के साथ होगा। और जो बूंद अपरदन है वो भी किसके साथ होगा, बारिश के साथ होगा। अपरदन का मतलब यहाँ पर मिट्टी का क्या हो जाना, मिट्टी का कट जाना या मिट्टी का बह जाना। अब मिट्टी का बह जाना किसके साथ, बारिश के साथ होगा। कभी कभी आपने देखा नदियां को तेज बहाव होता है और नदियां क्या करती हैं, किनारों को काटते हुए पानी बहाते हुए ले जाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि नदियों के किनारे में क्या लगाना चाहिए, पत्थर लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्यों कहते हैं, पेड़ लगाने चाहिए, मिट्टी को जकड़े रहता है। अब ये सोचो अगर यहाँ पर कोई आपका बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है और आपको स्पीड से धक्का दिया जाए तो आप नीचे खाई में जाओगे ना, पहाड़ पे चले जाओगे ना। अगर कोई बैरियर होगा तो आप रुक जाओगे। तो सेम कंडीशन यही है, अगर कोई बैरियर नहीं है और मिट्टी को क्या दिया, धक्का दिया, किसने धक्का दिया, पानी ने या हवा ने। अब हवा दे रही है तो हवा का तो उड़ जाएगा। मेन है पानी के बैरियर को, मतलब पानी के वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब पानी बहुत स्पीड में आया, पानी स्पीड में आया तो बैरियर होगा तो वो क्या मिट्टी को जाने देंगे, मिट्टी को नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे। सेम है अभी ये जब इसका ये समस्या पड़ोगे तो इसके समाधान भी होंगे ना, समाधान मैं आपसे पूछूंगी। अब यहाँ पर पूरी परत गायब हुई, उसको हम कह रहे हैं परत अपरदन। बूंदों द्वारा जो पानी मिट्टी कटी उसको क्या कह रहे हैं हम, बूंद अपरदन। नलिका अपरदन जो पानी की धार से, एक धार में मिट्टी कट जाती है, बीच में क्या हो जाता है, गैप पड़ जाता है। गैप कभी कभी देखा होगा ना कि इधर भी मिट्टी होगी, इधर भी मिट्टी होगी, बीच में क्या पड़ गया आपका, गैप पड़ गया। तो उसको क्या कह रहे हैं हम, नलिका अपरदन। अब नलिका अपरदन कौन करता है अधिकतर और फेमस है भारत में, कौन सी नदी कर रही है, चंबल नदी कर रही है, मालवा के पठार में कर रही है ना। जो अब नलिका अपरदन है वो कौन करता है, नदियों द्वारा होता है। और नली अपरदन किसके द्वारा हो रहा है, वर्षा के द्वारा। वर्षा में अगर धारा बहुत तेज होगी तो आपका कौन सा अपरदन हो जाएगा, नली अपरदन। नलिका अपरदन आपकी कौन कर रही है, बोलो, चंबल कर रही है, सिर्फ नदी कर रही है, नदियों द्वारा हो रहा है। अब ये अपरदन सुन लो, आपका जो नलिका अपरदन है अभी थोड़ा हुआ है, बीच में क्या ये गैप बनता जाएगा कि नहीं, अगर इसको भरेंगे तो ये गैप बनता जाएगा। जब ये गैप बन गया तो एक बार को ये क्या ले लेगा, नदी का रूप भी ले लेगा ना। तो ये ऐसे अपरदन आपके पहाड़ों पे मिलते हैं, नलिका अपरदन पहाड़ों पे मिलेंगे, पर्वत में। अपरदन अधिकतर कहाँ होगा, पहाड़ों की ढाल पर होगा। जब नदियां आती हैं बहुत तेजी से तो आपने देखा मिट्टी काट ली जाती है। लैंडस्लाइड सुने हो कि नहीं सुने हो, और बरसात के टाइम पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है। तो लैंडस्लाइड होने का मतलब क्या है, मिट्टी का गिर जाना। अब मिट्टी अपने आप से गिर रही है क्या, पानी के साथ गिर रही है, और फिर पानी के साथ गिर रही है, अगर पेड़ भी नहीं है तो मिट्टी तो ऑलरेडी गिर जाएगी। अब ये बताओ अगर हम इसको रोकेंगे, किसको, इसकी अपरदन को, तो किस कारण, कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपरदन को रोकने के लिए। हाँ, वृक्ष और डैम कहाँ से समस्या का निर्माण अच्छा क्या ये बताओ, मृदा अपरदन को घास के मैदान रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, फ्लो कम कर देंगे ना। एक होता है सरफेस को क्या मिलेगा, समतल नहीं मिलेगा। फिजिक्स तो पढ़े होगे ना, थोड़े से सामान्य फिजिक्स पढ़े होगे। घर्षण कहते हैं ना, जहाँ फर्श चिकनी होगी वहाँ घर्षण अधिक लगेगा या कम लगेगा, जहाँ चिकना है वहाँ घर्षण कम लगेगा, और जहाँ उधर है वहाँ घर्षण ज्यादा लगेगा, है ना। फिजिक्स में पढ़ा है, देखो उसमें तुरंत बता रहा फिजिक्स वाला। अब यहाँ पर क्या है, जब हम पानी का फ्लो देखेंगे तो जहाँ चिकना है वहाँ पानी एकदम बहुत स्पीड में जाएगा, और जहाँ खुदरा है वहाँ पानी स्पीड में नहीं जाएगा। अगर हम पौधे लगा देंगे यानी पेड़ लगा देंगे और ये घास के मैदान होंगे, वहाँ पर क्या होगा, आपका मृदा अपरदन कम होगा। इसके अलावा आपने देखा है खेतों में किसान क्या करते हैं, मेड़ बना लेते हैं, मेड़ बना के मेड़ पे पेड़ पौधे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, बाउंड्री बनाने के लिए।
पैसा कमाने की नहीं पड़ोसी नहीं मेड पड़ोसी पेड़ का काटने से। पड़ोसी पेड़ का काटने से कुछ नहीं। नहीं होता ना हाँ। पैसा कमाने के लिए होता है। पैसे कमाने के लिए होता है। अगर मेड ना बनाए तो आप सुनो मेरी बात। अरे मैं भी सुन लो। मेड बनाना भी एक रीजन है। मेड इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके खेत में जब पानी भरे तो मिट्टी का कटाव ना हो हो जाए। तो खेत में अरे पानी कहाँ जाना है बिजली के हाँ, तो मिट्टी का कटाव नहीं हुआ ना। पता ही नहीं कि कितनी खेती उसकी वो तो अब हम लोगों ने ऐसे कर लिया है कि ये मेरी मेड हो गई या मेरी जमीन हो गई। मेड का कारण क्या है, जब आप खेत में पानी भरते हो तो पानी फ्लो करेगा, खेत में रुकेगा भी नहीं और ऊपर से आपकी मिट्टी को भी क्या करके ले जाएगा, बहा के ले जाएगा। मेड़ बनी होगी तो पानी वहीं खेत में जमा हो जाएगा और वहीं का वहीं अवशोषित कर लिया जाएगा, मिट्टी रहेगी नहीं। अरे मेरे खेत को बड़ी में होता है मेरे वो तो अब अपने अपने नई प्रैक्टिकल हो गए। अब उस एरिया को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस एरिया को पढ़ रहे हैं, उसके बचाव के लिए। ठीक है, हम अपने उसमें पढ़ेंगे, अपने काम का लेंगे, दूसरे के काम में नहीं। पिक्चर में बहुत कुछ होता है, मूवीज में बहुत कुछ दिखाते हैं, पर आप अपने काम की चीज लीजिए। अब इतनी बात पकड़ा होता है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गई अपर्दन। और एक किसने बताया था, सैफ बता रहा है कि मृदा अपर्दन पशुओं द्वारा भी होता है। क्या मृदा अपर्दन इंसानों द्वारा होता है? इंसान कैसे कर रहे हैं? पहाड़ों में आते हैं पहाड़ों पे जाके तुम मिट्टी काट के घर पे लेके आते हो क्या? अरे ऐसी बातें करते जाते हैं यार। यही बात नहीं बोला, पूरी बात तो सुनो। पूरी बात सुनो। अब ये बता रहा धर्मेंद्र। हाँ, जैसे कि मिट्टी का अपने घर का पटन वगैरह डालने के लिए तो मिट्टी को होते नहीं ना, खान करते हैं मिट्टी का काम, तो इसी के द्वारा से मानव ठीक। अब देखो मानव बहुत करता है ना, ये अब मानव मानवीकरण है। अब यहाँ पर मृदा का अपरदन का सबसे बड़ा कारण मानव भी हो सकता है। मानव ने क्या करा, अपने औद्योगिकरण या अपनी जरूरतों के लिए वन को काट दिया, पेड़ पौधे क्या कर दिए, सबको काट दिया। काट के उसने क्या बनाया, घर बना लिया मैदानी, जहां पर पेड़ को मतलब मिट्टी के गिरने की क्या होती थी, दर कम होती थी। अब आपको पता है मिट्टी के बनने की दर कम हो गई है, मिट्टी के अपरदन की दर ज्यादा हो गई है। अगर ऐसा ही रहेगा तो आने वाले कुछ सालों में, कुछ साल मतलब यहाँ पर 1-2 साल मत ले लेना, हजारों साल लेना, हजारों साल में ये समस्या हो जाएगी कि आने वाली पीढ़ी के लिए मिट्टी नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी बनती है हजारों सालों में और हम उसको बहा दे रहे हैं मिनटों में। आप समझ रहे हो? तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या समस्या होगी। आपके जो क्या चले हैं, कौन से डीजी चले हैं, सतत विकास SDG कितने हैं वो, 17 उसका मतलब क्या है, सतत विकास का मतलब क्या है, टारगेट में उसका सतत विकास का मतलब पूछ रही हूँ मैं। ऐसे उसका उपयोग इस तरीके से करना है कि भविष्य में उसको दोबारा अपनी पीढ़ी की बचा सके। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ऐसे करा जाए कि आप भी उससे लाभान्वित हो और आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो। अब क्या आपकी जो मिट्टी है प्राकृतिक साधन नहीं है? बिल्कुल है। और आप उसका दोहन कैसे कर रहे हो, बिस्किट खा के? पन्नी फैला रहे बताओ मैं खाता नहीं। बताओ, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी है तो आप उसका दोहन कैसे कर रहे हो, अच्छी तरह कर रहे हो? नहीं, मतलब अच्छी तरीके नहीं करते, एक हिसाब से कहा जाए अपनी जरूरतों के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये तो एक हिसाब से गलत है। उसको संरक्षण के बारे में सोचा? हाँ क्या करा तुमने, बताओ। पेड़ पौधे पेड़ लगाए, कहाँ लगाए? खेत में लगाए। वो बाढ़ भी है, वो वाली बात ऐसे हो गई जैसे सरकार में कहते हैं ना कि वन महोत्सव चल रहा है और वन महोत्सव के दौरान हमने पौधे लगाए ऑन पेपर। अभी क्या कहा था, पैसों के लिए पेड़ काटते हैं। हम तो कह रहे हैं पैसों के लिए पेड़ काटते हैं, है ना, पैसों का रहे हैं, पेड़ लगाए हैं, पैसों के लिए हो रहा है। तो इंसान फिर से दूसरे लग जाते हैं ना फिर वो। तो वो क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए काटते हैं, तो मैंने क्या कहा, मैं सूरज देश से आज वही निकला है भाई। बैठो। किससे भेदभाव देखो। अपर्दन हो गया, बूंद अपर्दन हो गया, अब नलका और नलका अपर्दन हो गया। इसके बाद करते हैं मानवी जाति द्वारा मृदा को, मानवी जनित है ना, जाति नहीं कर रहे, जनित। मानव जनित क्या से हो गया बताओ? मृदा अपने आप प्रदूषित होती है क्या? फैक्ट्री द्वारा मानव द्वारा किया जा रहा है, कैसे? डिस्टिल वाटर जो निकल रहा है वो पता भी तो ये इतनी क्या बोलते हैं कि जो धंधे चल रहे हैं ये मानव द्वारा ये चल रहे हैं।
इनका जो पानी है वो फैक्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह है। फैक्ट्री से चलने के ड्रेनेज जो निकल रहा है तो अच्छा ये मानव द्वारा जो फैक्ट्री चलाई गई है वो सिर्फ मृदा को ही प्रदूषित कर रही है और किसी को प्रदूषित कर रही है? पूरे कैसे उससे धुआं निकल रहा है तो आपका वायु प्रदूषण, जल में प्रभाव पड़ रहा है। जल में प्रभाव पड़ रहा है। अब वही जल बहते हुए कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। अब नदियों से ही आप क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर, नहरें काट रहे हो ना। अब नदियों से ही आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसी में ऑलरेडी पहले से क्या मिल रहे हैं? केमिकल मिला हुआ है। और वही केमिकल आपने कहाँ चला गया? आपके खेतों में चला गया। खेतों में जाके अब क्या हो गया? वहाँ पर केमिकल की मात्रा अधिक हो गई, उर्वरता क्या हो गई? कम हो गई। बंजर भूमि कैसे बना लेते हैं? बंजर भूमि कैसे बनाता है मानव? बंजर हाँ, या तो अगर बहुत समय से लंबे समय से उसमें खेती ना की हो। लंबे समय तक उसमें खेती ना की हो, उससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। अब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कौन सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं? बताओ जरा। एमएनपीके, यूरिया, पोटाश, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, इन समस्याओं को कम करने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं या भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए? जैविक खाद में कौन कौन सी खाद आ जाती है? गोबर की खाद, जैविक खाद में कौन कौन सी खाद आएंगे? जैसे हरी पत्तियों की खाद, गोबर द्वारा और बस यही समस्या है। गवर्नमेंट ने क्या करा है इनकी समस्या को कम करने के लिए? गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाए हैं? गोबर गैस प्लांट को सब्सिडी देना शुरू करा है। किस पे? गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस यहाँ पर कहाँ आ जाएगी? किसान के लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाए हैं? क्या कदम उठाए हैं? यूरिया पे सब्सिडी देना शुरू। यूरिया में सब्सिडी क्यों? ज्यादा उसकी मांग बढ़े। मांग बढ़े तो और बंजर हो जाए। अच्छा ये बताओ, ज्यादा यूरिया लगाओगे तो और प्रदूषण होगा। गवर्नमेंट ने कोई काम करे हैं? अगर गवर्नमेंट मृदा की समस्या को कम कर सकती है तो कौन सा काम कर सकती है? ये बताओ मुझे। वो भी नहीं है। चलो ये कर सकते हैं। जो बीज होते हैं ना, हाँ। वो इस प्रकार से बनाएगी कि कम से कम उसमें रोक लगे, तो कम से कम कीटनाशक का यूज होगा, तो मृदा कम प्रदूषित होगी। अच्छा, मृदा में ऑलरेडी क्या हुआ? प्रदूषित मृदा है तो उपजाऊ होगी नहीं। मृदा को हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं। अब आपको ये मान लो आपको कोई बीमारी लगी है, ठीक है, तो आप अपनी बीमारी कैसे ठीक करोगे? दवाई लोगे ना। तो मृदा, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए मुझे कौन सी बीमारी है, ठीक है, तो डॉक्टर को समझना चाहिए ना। तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। तो यानी कि मृदा की समस्या को जानने के लिए किसान को क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए ना। और प्रशिक्षित करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? कैंप लगाने चाहिए। कैंप लगे हैं? कौन कौन से कैंप लगाए हैं गवर्नमेंट ने? नाम है? यही आपका होमवर्क है। मृदा की समस्या को मानव कैसे कम कर सकता है और गवर्नमेंट ने मृदा की समस्या को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है आपकी वनस्पति। इसमें जानकारी नहीं है। किसके बारे में जानकारी नहीं? वनस्पति वनस्पति के बारे में, वनस्पति के बारे में जानकारी होगी। बताओ, कुछ बोल रहे हो? तेज क्या बता रहे हो? तेज भैया, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली, तेज से बोलो, क्या बोल रहे हो? जो मैम की आप तारीफ कर रहे हो तेज बोलो ना, हमने सुना। वो चर्चा कर रही है अपने में। अच्छा, चर्चा और परिचर्चा में क्या अंतर होता है? चर्चा और परिचर्चा दूसरे परिचर्चा औपचारिक रूप से हो सकती है और चर्चा आम रूप से सही है क्या? ठीक है। ध्यान दे रही है वो आगे ध्यान तुम आगे ध्यान दे रहे हो, बोर्ड आगे लगा है, तुम पीछे ध्यान देते हो, पीछे ही रह जाओगे। अब पूरा कह रहा है कि मृदा का चैप्टर मैंने पढ़ा है, पर मृदा के बारे में एक भी पॉइंट इसमें
बताया नहीं। मैंने बताया नहीं। पूछो तो हम भूल गए हैं मैडम, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो आप भूल जाओ। ये चलो वनस्पतियां बताओ, प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत की वनस्पतियां। पहली बात, भारत की जो वनस्पतियां हैं अनुसरण करती हैं आपके मानसून का, यानी कि जल का। अब आपको पता है इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? मृदा से पहले मानसून वाला। अब मानसून क्या भारत में समान वितरण था? बताओ जावेद, मुस्कुराते रहते हो तो पता नहीं कैसे अपने अंदर ही कह देता होगा। मानसून जो पढ़ाया था, भारत में जल वितरण था क्या समान था? नहीं था। कहाँ ज्यादा था, कहाँ कम था? हाँ बिल्कुल नहीं था। जल का वितरण कहाँ ज्यादा था, कहाँ समान था, कहाँ कम था, कहाँ बिल्कुल भी नहीं था। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में जो आपका मेघालय, गारो, खासिया, आप ये कह लो ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहां पर बारिश, और पश्चिमी तट पर बारिश। यानी कि यहाँ पर जो बारिश हो रही होगी वो कैसे, हमने कहा भारत की जो वनस्पतियां हैं वो किसका अनुसरण करती हैं? मानसून का या वर्षा का। जहाँ वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर से अधिक या इतनी होगी, वहां वन कैसे पाए जाएंगे? सदाबहार हरित वन। क्योंकि भारत की क्या है, जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो हम यहाँ जब वन की बात करेंगे तो हम उसमें क्या लगा देंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पानी पड़ा है इसमें, सूख जाएगा। अभी पूछा था ना बेटा, किसको क्या लिखवाना है? ये मैंने आपको बता दिया, लिखोगे? मैंने कहा लिखने में तुम टाइम वेस्ट करोगे। और होमवर्क मैंने आपको ये दिया है। क्या दिया है? अब करके लाओगे। और दूसरा काम जो इससे पहले क्या बताया था, भारत की मानसून वाला बता दिया था, आपने धीरे धीरे बताया था करने को मैप में करके लाए हो। ये देखो, जो करके लाता है वो आराम से बोलता है, और जो नहीं करके लाता है वो चुपचाप मुंगा बन के बैठे रहता है। इसका जिक्र ही नहीं करा, आजकल मैंने उसी दिन कर दिया था। कर लिया था, वेरी गुड, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। अब मैं दूसरा दे रही हूँ, दूसरा कर लो। ये मर्डर किया अब शांत हो जाओ, बहुत बोलते हो। आप बात सुनो, आपका जो मैप का काम है वो है, कल क्या पढ़ा है आपको? मिट्टी। भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैप का आप बना के लाओ। मैं मिट्टी कितने प्रकार की? कल आए देखे कौन कौन से प्रकार की थी। इन लोगों से पूछो, पीछे 4 लोग बैठे हैं, पूछो। पहले चरण बताओ, कौन सी मिट्टियाँ पड़े हो तुम? जैसे पहाड़ी, काली। चरण बताओ। मैंने लिखा ही था। दिमाग में भी नहीं लिखा। 8 प्रकार की 8 प्रकार की थी। 8 प्रकार में से एक प्रकार तुम बताओ। काली मिट्टी, चलो दूसरे बताएंगे तेज। लैटेराइट। तुम भी सब बताओगे, चलो बता दो। नहीं, जो पता है बता दो। काली मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी, लेटराइट मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी, लवणीय थी, क्षारीय थी और पर्वतीय। उसके बाद मरुस्थलीय। टोटल 8 मिट्टी थी। इन 8 मिट्टियों का क्या करोगे आप? दलदली मिट्टी मैप पर बना के लाओगे। क्लियर हो गई? और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है ये भी आप बना के लाओगे। इतना होमवर्क है, यही आपके पेपर में पूछा जाता है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पर 200 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही होगी। इसके बाद जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही होगी, वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कैसे होते हैं? जिनके पर्णों का मतलब पानी गिरते रहते हैं ना। ये पत्ते हर साल अपने पत्ते गिराए जाते हैं। हर साल यानी कि जैसे पतझड़ आता है तो पतझड़ में क्या हो जाएंगे आपके? पत्ते गिर जाएंगे, और जब बसंत आएगा तो पत्ते आ जाते हैं। आप सुन लो, इसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर
जो वर्षा होगी। 50 से 100 हाँ। शुष्क पर्णपाती। यहाँ पर क्या जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे और घास के मैदान पाए जाएंगे। सवाना बोल सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ 50 से कम वर्षा होगी वहां पर क्या पाए जाएंगे आपके, कटीली वनस्पति। कटीली या कटीले वन पाए जाएंगे। कटीले वन लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। कटीले वन। इसके अलावा भारत में पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, लद्दाख में तो बेटा वन ही नहीं है। जहाँ पर्वत होंगे वहाँ क्या पाए जाएंगे, पर्वतीय वन। अब भारत के कौन कौन से क्षेत्र में ये पर्वत पाए जाते हैं, आपका पूरा हिमालय का क्षेत्र हो गया, पूरा क्या हो गया, हिमालय का क्षेत्र हो गया। उसके साथ आपका नीलगिरी, विंध्यन पर्वत है। अब यहाँ पर मैंने बात करी जो भारत की मानसून है, मतलब भारत के जो वन है किसका अनुसरण कर रहे हैं, वर्षा का, है ना, वर्षा का। जिस एरिया में जितनी अधिक बारिश हो रही है उसका वनस्पति वहां दूसरी हो रही है, जहां उससे कम हो रही है वहां वनस्पति दूसरी हो रही है। जबकि पर्वत के जो वन है वो किसका, जल का अनुसरण ना करके किसका करते हैं, ऊंचाई का। समझ में आ गई, जल का अनुसरण ना करके ऊंचाई का अनुसरण करेंगे। ऊंचाई का अनुसरण करेंगे इसका मतलब हम कैसे देखेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, देखो वो बढ़ेगा। हम ये कह रहे हैं ऊंचाई के साथ बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा ना। तभी तो आप देखते हो पर्वत के बिल्कुल टॉप पर क्या होता है, हिम होता है, हिम होता है। उससे नीचे आओगे तो क्या होगा, आपकी काई वाली घास होती है जिसको हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, काई वाली घास मिलेगी। उसके फिर नीचे आओगे तो आपको अल्पाइन वाले पेड़ मिलेंगे। उसके नीचे आओगे फिर आपको क्या मिलेगा, देवदार वाले पेड़ मिलेंगे। उससे नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेंगे, पर्णपाती सदाबहार वन मिलेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ अभी लिखवाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पवन वन कैसे कर रहे हैं अनुसरण, आपके वर्षा का कर रहे हैं। यहाँ कैसे कर रहे हैं, ऊंचाई का। क्लियर होगी बात। पहाड़ों पे घूमने जाते हो तो जब मैदानी क्षेत्र में जा रहे हो, यानी जब पहाड़ पे एंटर करने जाते हो तो आपको वैसे ही वन मिलेंगे जैसे कहाँ मिल रहे हैं आपको, तराई क्षेत्र में मिल रहे हैं ना, पर्णपाती वन। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या होता है, कोड़ वाले मिलते हैं, नैनीताल वगैरह जाते हो तो देवदार के मिलते हैं ना। उसके भी ऊपर जाओगे तो चीड़ वाले मिलते हैं, चीड़ वाले अल्पाइन वाले मिलते हैं। और तीखे मिलेंगे, बिल्कुल नुकीले मिलते हैं। डंडियां क्या होंगी, पत्ते नहीं होते हैं, क्या होते हैं उसमें, कांटे की तरह होते हैं। जैसे आप ये लो अपना एक्समस ट्री लेते हैं, देखते हो ना, उसमें पत्तियां कैसी होती है, कांटे की तरह होती है। हाँ, और उससे ऊपर जाओगे तो आपको वनस्पति नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, घास, हिम यानी काई जैसी मिलेगी, बिल्कुल हरी हरी काई जमी हुई मिलेगी। उससे ऊपर पहुंच जाओगे तो हिम मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हम पहली बात करेंगे भारत में सदाबहार वन। कौन सा, पर्वत वाला, ऊंचाई लिखोगे। मैंने कहा जब आपको पर्वतीय वाला लिखवाऊंगी तो पहले लिख लो भारत में पर्वतीय वन। हाँ पहले ये लिख लो, भारत में पर्वतीय वन। ये तो स्टोरी नहीं लिखवानी है ना। भारत में प्रायः क्या पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, मानसून। ये स्टोरी नहीं लिखवा रहे हैं, लिखवाएं क्या, है ना, ये चीज नहीं लिखवा रहे। तो पर्वतीय वन लिखो। भारत में पर्वतीय वन का क्षेत्र, भारत में पर्वतीय वन का क्षेत्र हिमालय, और हिमालय का विस्तार कहां से है आपका, कहां से कहां तक हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी है और आपके
लद्दाख जम्मू कश्मीर में भी है ना। तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र के साथ साथ नीलगिरी, पूरब की पहाड़ी थोड़ी आएंगी, वो भी हम बताएंगे कैसे आएंगे। ये जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, अब यहाँ पर आप ऊंचाई लोगे 1500 तक, फिर 1500 से 2500 तक, 2500 से 5.5 तक, फिर उसके बाद एक आएगी 4800 पर, उसके बाद फिर आपकी हिम मिलेगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई, अब यहाँ देखना इसकी ऊंचाई हमने 1500 मानी है। अब 1500 में जो आपके दक्षिण भारत में पेड़ होंगे इतनी ऊंचाई पर, तो लगभग उनकी क्या वैरायटी सेम होगी, सेम के साथ थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि यहाँ 1500 की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा और विषुवत के पास रहने पर टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम गिरेगा। क्लियर हो गया? तो वनस्पति पर आपका किसका टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लिखा गया है कॉपी में, नीलगिरी पर्वत विंध्यन, हाँ विंध्यन श्रेणी में पाए जाते हैं। विंध्यन सतपुड़ा इसी में आ जाएगा, मेन नाम लिखवा दिए। पाए जाते हैं पर्वतीय वन जल का अनुसरण ना करके ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। पर्वतीय वन जल का अनुसरण ना करके ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। अतः पर्वत में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अतः पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वनों का प्रकार परिवर्तित होता जाएगा। अब ये पर्वत वाला चित्र बना लो। कहाँ पर है बना हुआ? बना दूं? प्रैक्टिस से आ जाए। क्यों नहीं आ गया? हम डरते हैं, सब थोड़ी डरते हैं। हम तो बोल देते हैं। 3 साल मैंने खरीदी था। कोई मैंने 5th क्लास से इंग्लिश ही पढ़ी, वो भी नहीं आती। कितना लिखी? पहाड़ी के इंग्लिश में अब 25 तक हिंदी में आ रहा है। मेरा हाई स्कूल में तभी हिंदी हो जाता ये सब मीटर में है। सीख जाओगे, सीखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? पहला लिख लिया। पहला लिखो 0 से 1500 तक की ऊंचाई पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार, और ये कौन सा सदाबहार पाएंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन पाएंगे 0 से 1500 तक की। 0 से 1500 तक की ऊंचाई पर सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार। और इससे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो कौन से भी पाए सकते हैं? पर्णपाती वन, जो बिल्कुल लगे हुए होंगे कहाँ पर?
मैदानी भागों में, मैदानी वाले क्षेत्र में, जैसे अपने तराई क्षेत्र में होते हैं, कैसे बन होते हैं, पर्णपाती होते हैं। इनको क्या लिखना है? 0 से 8 जीरो, इनको लिखो बस बिल्कुल ऐसे ग्रीन पार्ट पे मिलेंगे, तो उसको लिखोगे जब आप ये शुरू करोगे ना पर्णपाती पढ़, तो वहीं से लिखवा दें कि ग्रीन पार्ट से स्टार्ट होते हैं। इसमें लिखो इस तरह के वनों में कौन से वन पाए जाएंगे? ओक, ये 200 में 1500 से 200 और 1500 से 200 में आओ ना, 1500 से 200 में, हाँ अरे मतलब 2500 1500 से 2500 में। यहाँ पर आपके कौन से कोड थाड़ी वन पाए जाएंगे ना, जिसमें क्या है देवदार के कोड थाड़ी वन। मैम कोर कोड अब 2500 से 4500 के बीच में चीड़ वाले ब्लू पाइन, चीड़ ब्लू पाइन, अब 2500 से 4800 के बीच में आपकी टुंड्रा, हाँ सॉरी 4500 से 48 के बीच टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति, अब टुंड्रा वनस्पति में घास आ जाती है, काई आ जाती है। अब घास काई क्यों मिलेगी? आपको पता है स्नो क्या हो रही होगी? स्नो फॉल नहीं हो रही होगी, स्नो मेल्ट हो रही होगी। मेल्ट होके पहाड़ों के साथ क्या होगी? पिघलती होगी। तो पिघलने में जहाँ पर वहाँ पर घास के काई मिलेगी ना, तो इसको क्या कह रहे हैं? टुंड्रा वनस्पति। और इसके ऊपर यानी कि 4800 से जितनी भी आपकी क्या होगी पहाड़ की ऊंचाई होगी, वहां पर क्या पाया जाएगा? हिमटोपियां। क्या पाया जाएगा? हिमटोपियां। टोपी एक नहीं हो गई। मैम जी 2500 से 4500 वाले क्या बताया था? चीड़। अगली लिख लो दक्षिण पर्वतीय वन में मुख्यतः दक्षिण पर्वतीय वन, क्योंकि इनकी ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से मात्र 1500 मीटर तक होती है। तो यहाँ पर कौन से पाई जाएंगे? आपकी उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। हाँ, पर्वत में जो निचली सतह होगी वहां पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, क्योंकि इनकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। ठीक है। दक्षिण भारत में शीतोष्णकटिबंधीय, दक्षिण भारत में शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। सोलास, शोले मूवी देखी है? हाँ, सोलास, बहुत सी मूवी है। सोलास कहते हैं। अच्छा, इन वनों में जो वन पाए जाते हैं उनके नाम लिख लो। मैग्नोलिया। दक्षिण भारत में जो शीतोष्ण वन है उनको क्या कह रहे हैं? सोलास कह रहे हैं। अब इन सोलास वन के जो नाम है वो लिख लो। मैग्नोलिया। मैम लिख दीजिए। मैग्नोलिया। नहीं पड़ रहा है। मैग्नोलिया। मैग्नोलिया ही तो कह रही थी। हाँ, मैग्नोलिया। तुम लोग को क्या लगा? मैग्नोलिया। लैरेल, 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 हाँ, सिंकोना, और बैटल।
अब लिखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं से क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर रखिए वनों की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है इनकी? ऊंचाई के साथ साथ अच्छे होते हैं। ऊंचाई के साथ साथ वनों की विभिन्न प्रकृति मिलती है ना, भिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ वनों में भिन्नता पाई जाती है, इसकी पहली विशेषता है। ऊंचाई के साथ साथ वनों में भिन्नता पाई जाती है। इसमें नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण, उससे ऊपर शीत या कोणधारी। नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण और ऊपर यानी कि ऊंचाई पर कोणधारी। बीच में शीतोष्ण उसके बाद टुंड्रा वाला कर दिया जाए। टुंड्रा का कोई आर्थिक महत्व नहीं है ना, गाय और घास का, इसलिए नहीं लिखा है। इसके अलावा विशेष उपयोगी एवं मूल्यवान लकड़ी होती है। आपके पेपर में ये पूछा जाता है निम्न लकड़ी में से क्या बनाया जाता है ना? लकड़ी में से मतलब जो पौधे मिलते हैं, लकड़ियां मिल रही हैं, उससे किस प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं? सदाबहार कर लिखिए। अब लिख लो शीतोष्ण हो गया, पॉइंट दूसरा है। नीचे सदाबहार, शीतोष्ण, उसके बाद होते हैं आपके कोणधारी ऊंचाई। अब कैसे होता है ऊंचाई पर कोणधारी। इसके बाद देखो, अब देखो मानव जहां जहां पहुंच जाएगा वहां वहां क्या कर देगा? प्रति के साथ छेड़छाड़ कर देगा। अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? आपके आवागमन में क्या होगी? दिक्कत होगी। आवागमन में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मानव क्या कर रहा है? वहां पर इनका अत्यधिक दोहन नहीं कर पाता है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर आपकी यातायात में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है? अधिक दोहन नहीं कर पा रहा है। तो इसी में लिख दो, ये तो लिख ली ना, लकड़ियां क्या है? उपयोगी और मूल्यवान है। लकड़ियां उपयोगी और मूल्यवान है। उपयोगी है तभी तो मूल्यवान है। दुर्गम स्थिति के होने के कारण दोहन कठिन है। दुर्गम स्थिति होने के कारण दोहन कठिन। वनों से अनेक प्रकार के उप उत्पाद, दवा, जड़ी बूटी, अधिक प्रकार के उप उत्पाद, जड़ी बूटी, व दवा का निर्माण किया जाता है। उप उत्पाद, हाँ, जैसे आपने वो नहीं सुना है, क्या पड़ता है? चूर्ण होते हैं, चूर्ण, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। त्रिफला, हाँ, त्रिफला, आंवला, ये सब दवाई में भी काम आते हैं। त्रिफला का पौधा तो आपके यहाँ भी मिलता है, जो अपना माला जंगल है ना, ये वन, इसमें भी त्रिफला के पौधे लगा रखे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो वन है, ये जो पढ़ रहे हो, इनको मानव उगाता है या स्वतः ही उगती हैं? ये जो वन पढ़ रहे हो, ये मानव उगा रहा है या स्वतः ही उग रही है? मानव द्वारा। ये जितनी घास के मैदान में पेड़ आए हैं, इसका सेल्फ प्लांटेशन होता है। सेल्फ प्लांटेशन होता है, अपने ही होता है ना, वही मैं कह रही हूँ। और अपना कैसे हो रहा है आपका? वहाँ के जलवायु और मानसून के आधार पर। तो देवदार की कितने लेना है? चलो अगले देखो, प्लांटेशन कौन करवाता है? जो आपके यहाँ पर जो प्लांटेशन, कुछ पौधे हैं जो आपके यहाँ भी प्लांटेशन किए गए हैं, तो आप उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक कड़ावाड़ में होता है पूरा ये सरड़ा मुद्रो ज्ञान का हम ज्ञान है। चलो लिखो
पहला देख लो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी है? 200 से 300 सेंटीमीटर तक। यहाँ वर्षा की मात्रा 200 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का वार्षिक तापमान 22 सेंटीग्रेड तक होता है। वार्षिक तापमान 22 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ साल भर वर्षा होगी क्या? वर्षा कितना महीने होगी यहाँ पर? 3 महीने, 4 महीने ना। जब तक मानसून रहेगा, जब तक बारिश यहाँ पर रहेगी। अब वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ साल भर हरे भरे पौधे, रहते हैं। अब साल भर हरे भरे पौधे रहने का मतलब क्या होगा, और यहाँ की क्वालिटी क्या होगी पौधों की? आलोक बता दो, सदाबहार वनों की विशेषता क्या होगी? जड़ें कमजोर होंगी। जड़ें कमजोर होने का कारण जड़ें क्या होंगी? भूमि की अधिक गहराई तक न फैल के सतह के थोड़ी गहराई में होंगी। कारण क्या है? पानी की आवश्यकता। पौधों को क्या होती है? पानी की आवश्यकता होती है। पानी के लिए वो क्या करती है? अपनी जड़ों को जमीन के नीचे ले जाती हैं, और वो आवश्यकता इनकी क्या हो रही है? इसलिए अब आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो। जैसे चरण कह रहे थे, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नौकरी। ठीक है, नौकरी के लिए इन्हें अपने प्रयास करने चाहिए थे, पढ़ाई करनी चाहिए थी, है ना? पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब इनकी जो समस्या थी नौकरी की, और नौकरी क्यों चाह रहे थे? आर्थिक उद्देश्य के लिए। अब वो आर्थिक उद्देश्य इनका किससे पूरा हो रहा है? पिताजी से। अब जब वो पिताजी से पूरा है तो ये अपने प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। तो अब इनकी जड़ें क्या हो रही हैं? सुनो, अब इनकी जड़ें हो रही है कमजोर। सेम बात यही है। सेम बात क्या है? यही है। जब पौधों की जड़ें, मतलब पौधों की जो आवश्यकता जल है, उनको अधिक गहराई में ना मिलकर उनके पिताजी ऊपर ही पूरी कर दे रहे हैं, तो वो जड़ें नीचे तक नहीं जा रही हैं। अब वो जड़ें नीचे नहीं जाएंगी तो ऐसे पेड़ों की जड़ें कैसी होंगी? कमजोर होंगी। पर अब इनको खाने पीने के लिए बहुत मिल रहा है। खाने पीने के लिए क्या मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। इसलिए इनके जो तना होता है ना, वो बहुत भारी होगा, और उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, अब साल भर पानी है तो यहाँ पर जो इनके पत्ते होंगे, पत्ते भी कैसे होंगे? अधिक चौड़े होंगे। इतने चौड़े होंगे। अब आपने इसका एग्जाम्पल आपने सुन रखा है, भारत में मतलब विश्व का फेफड़ा किसको कहते हैं? हाँ, विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? कौन से? अमेजन वन को। अमेजन वन का कारण क्या है? भूमध्य रेखा के पास है, हमेशा उसको बारिश मिलती है, और वहां पर घर इतने मतलब जो वन है वो इतने घने हैं कि सूर्य का प्रकाश के ऊपर नीचे धरातल पर नहीं पहुंचता है। अब सुन लो, पत्ते अधिक चौड़े होने के कारण यहाँ की जो जमीन होगी वो अत्यधिक नमी युक्त होगी। क्लियर हो गया? नमी युक्त होने के कारण यहाँ की जो जलवायु होगी वो आर्थिक, अच्छा ये पौधे आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं या पर्यावरण दृष्टि से अच्छे हैं? पर्यावरण से क्यों है और आर्थिक से क्यों? बताओ जरा प्लीज। ये पौधे जो सदाबहार हम पढ़ रहे हैं, ये आर्थिक दृष्टि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इनकी, या पर्यावरण दृष्टि से? पर्यावरण से है तो क्यों है? आर्थिक से है तो क्यों है? आर्थिक से है, पर्यावरण से नहीं है। पक्का नहीं है? कौन कह रहा है आर्थिक से पर्यावरण से नहीं है? दोनों कौन बड़ा भैया है आपका? आप बताओ पर्यावरण से क्यों नहीं है? मैंने ऑक्सीजन नहीं दे रहा ना, इनकी लड़ाई हो रही है। हम विश्व का
फेफड़ा कह रहे हैं ब्राजील को, कह रहे हैं क्योंकि वो घना जंगल है, अधिक ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। उसके साथ सबसे ज्यादा जैव विविधता उसी वन में पाई जाती है। तो सदाबहार वन जो होते हैं अत्यधिक जैव विविधता रखते हैं, जिस कारण उनका पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक महत्व है। और आर्थिक दृष्टि से महत्व है, पर इतना नहीं है जितना क्या उसका पर्यावरणीय दृष्टि से महत्व है, क्योंकि इनकी जड़ें कैसी होती हैं, ऊपरी पानी। अब जब पानी भरा हुआ है तो पौधे कैसे होंगे, पेड़ खाए के भारी होंगे ना, सूखी लकड़ी नहीं होगी ना। अधिकतर हम उद्योग में क्या लेते हैं, सूखी लकड़ी का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गई थी बात? चलो कितना पॉइंट लिख लिया था? सदाबहार वन को लिख रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे, हरे भरे पौधे होते हैं, ये वन बहुत घने होते हैं। इनको ना पॉइंट्स में डाल के लिखते जाना। पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। ये वन बहुत घने होते हैं, 40 से 50 या 45 से 60 मीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। 40 से 50 या 45 से 60 मीटर ऊंचे तक पाए जाते हैं। अब मैं नापने नहीं गई हूँ, कोई जाएगा तो नाप लाना। क्या ट्रिक करवा दे? एक आपके यही लोकल में होता है, चलो इन वनों में मुख्यतः अब ये पूछा जाता है कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः कौन से पौधे पाए जा रहे हैं, नाम लिख लो। इन वनों में मुख्यतः नारियल, एबोनी, बांस। नारियल के पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं। नारियल का, ताड़ का, तुमने कभी का दोहा सुना भी होगा। कौन सा दोहा है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और एक ताड़ का पेड़ भी होता है, बहुत बड़ा होता है, कैसे ताड़ की तरह लंबे होते जा रहे हैं। कहावत सुने हो ना, ताड़ का पेड़ क्या होता है, पतला होता है और लंबा होता है। चलो अगला, नारियल लिख लिया, बांस लिख लिया, आमूस लिख लिया। नहीं, अलग अलग है, किसमें दे रखा है पता नहीं, इसमें अलग अलग दे रखा है, लिख लो। महोगनी अपना फोटो बाद में देखना। महोगनी, महागनी, अरे अपना बाद में देना, सफाई बाद में देना, ठीक है। दिल पे मत लो, कोई एग्जाम्पल दिया। महागनी, ठीक है। दिल पे नहीं लिया जाता, दिल का काम तो बस पंप करना होता है, दिमाग भी नहीं देता। क्षेत्र लिख लो इनके। भारत में सदाबहार वन के क्षेत्र, भारत में सदाबहार वन के क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, हिमालय का तराई क्षेत्र जो गिरिपाद के पास शुरू होता है, समझे? हिमालय का तराई क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लेना, गिरिपाद के पास। शिवालिक बोल सकते हैं, शिवालिक बोलोगे तब भी भाई गिरिपाद शिवालिक का ही आ जाएगा। कर्नाटक के पश्चिमी भाग में, केरल में फेमस क्या है, साइलेंट वैली, किसके लिए फेमस है?
जाति हैं। विशेषताएं लिख लो। सलाहकार बनोगे। ये सब क्या था? ये क्षेत्रफल था और कैसे मिलते हैं, कौन सी परिस्थिति में क्या होते हैं, ये उत्पादित होते हैं या पनपते हैं। विशेषता, ये कैसे बनोगे, घने बनोगे। वृक्षों की बहुरूपता पाई जाएगी। बहुरूपता मतलब विभिन्नता। फ्लोरा और फोना कहते हैं ना, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब जीव जंतु। इनकी क्या होती है, बहुरूपता, यानी कि भिन्न विविधता पाई जाती है। वृक्षों की बहुरूपता, कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व, और इसकी जो लकड़ी होगी वो कैसी होगी, बहुत चौड़े होंगी। क्या बोला? लकड़ियों, कठोर लकड़ियों की औद्योगिक महत्वता। यार तुम जल्दी लिख देते हो, किसी का तो दूसरा भी लिख पाता है। हो सकता है चुप रहो ना। कठोर लकड़ी की औद्योगिक महत्वता, उसका ध्यान भटकता रहता है। और बता देना और फोकस करना। अच्छा, शांत हो जाओ। अगला लिख लो। अभी मैंने कौन सा पॉइंट बोला था, फ्लोरा और फ्लोरा। यहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर लिख लिया। फ्लोरा फौना की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। भूमि दलदली है, इसलिए दोहन कठिन है। अब भारत में दो जगह के दोहन कठिन हो गए, एक पर्वतीय और दूसरा दलदली। भूमि दलदली होने के कारण दोहन कठिन है। पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण, पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण, परंतु मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे होंगे, हानिकारक, क्योंकि जहरीले मच्छर पाए जाएंगे और वहां चले गए तो क्या हो जाओगे, डेंगू लेके आओगे। डेंगू चल रहा है इस टाइम, बहुत पहले चल रहा है। परंतु मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगला लिख लो, कौन से आएंगे, आएंगे मतलब पर्णपाती वर्ण। हाँ, पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ब्रैकेट में मानसूनी वन भी लिख सकते हो। कुछ नहीं करता। जल्दी सिलेक्शन मत ले लिया। लिखो, इन वनों का क्षेत्र हिमालय के गिरिपात से लेकर दक्षिण में 15 मिनट के लिए आएंगे बेटा। अरे मैं घर से आई ना। अरे शांत हो जाओ, पहले लिख लो। क्या बोला मैंने, इन वनों का विस्तार प्रायः हिमालय के गिरिपात से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक है। भारत में
उनका सीमित क्षेत्र था ना। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मानसूनी वन अर्थात पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मानसूनी वन अर्थात पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती में ज्यादा पाए जाते हैं। मानसून की बात बोलते बहुत यार। सर्वाधिक इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक है। अच्छा, यहाँ के जो वन होंगे सघन होंगे या विरल होंगे? यहाँ जो वन होंगे सघन होंगे या विरल होंगे? विरल होंगे। यहाँ के 100 से 200 मीटर तक पाई जाती है, जिस कारण यहाँ के वन विरल दूर होंगे। सघन कहाँ पाए जाते हैं आपके? सदाबहार में। सदाबहार सघन, पर्णपाती विरल। अब मुझे ये तो नहीं समझाना पड़ेगा कि पर्णपाती को क्यों कह रहे हैं, पर्णपाती क्यों कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, जो पर्णपाती वन होंगे वो कब अपने पत्ते गिराएंगे और कब पत्ते लेंगे और कब गिराना शुरू करते हैं? अब सावन में गिरा, बसंत में आएगा तो वापस नए कपड़े पहनेंगे ना। क्या नए कपड़े पहनते हैं बताओ। अब ये बताओ, ये टाइम चल रहा है, इनका पत्ते गिराने का चलेंगे या पत्ते लेने का? क्यों पत्ते क्यों गिराएंगे? सावन आने वाला रीजन लॉजिक दिया तो हंसी मजाक में पढ़ाई ठीक लगती है करना, ठीक है, पर जहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ सीरियसली क्वेश्चन के आंसर दिया गया है। आगे बात समझ में? हंसी मजाक ठीक है, पढ़ा क्लास का माहौल होना चाहिए, पर जहाँ जहाँ पढ़ाई भी हो वहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसे देना चाहिए। अब मैं पूछ रही हूँ, कारण क्या है इनका कि इस महीने में आते आते ये लोग अपने पत्ते गिराएंगे? हाँ, मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? यहाँ तो मुझसे कह रहे हो मैडम होली आ रही है इसलिए गिराएंगे, क्या पेपर में लिख दोगे होली आएगी इसलिए गिराएंगे? बताओ कारण क्या है? ठंड के कारण गिरेंगे या पत्ते? देख लो मैंने क्या कहा था, जितनी भी पेड़ पौधे हैं किसका? मानसून का रक्षण कर रहे हैं, यानी कि जल की मात्रा को। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी। अब जैसे जैसे मौसम में क्या होगा, अभी मानसून है था तो उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था तो वो क्या कर रहे थे? नए पत्ते उगा रहे थे, और नए पत्तों को रहने के लिए क्या कर रहे थे? उनके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वो पत्तों को अपने ऊपर रख सकते थे। अब जैसे जैसे मौसम कैसा होता जाएगा? शुष्क होता जाएगा, नमी की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। जब नमी की मात्रा कम होती जाएगी तो इनको अपने पत्ते लेने में क्या, अपने पत्ते को साथ रखने में क्या होगी? दिक्कत आएगी। तो पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए, मतलब जो पौधे की जड़ है ना, अपने आप को जीवित रखने के लिए सूख ना जाए उसके लिए क्या करते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं। क्यों? पत्ते सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? वाष्पीकरण। जो ज्यादा जल अवशोषित करते हैं पत्तों की जड़ें ना हो, पौधे की जड़ें ना करके पत्तों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधा अपना जीवित रहने के लिए पत्तों को क्या कर देता है? गिरा देता है। यही कारण है जीवित रहने के लिए वो शुष्क मौसम जब होता है, पानी की मात्रा क्या होगी? वायुमंडल में कम, तो क्या हो जाएंगे? वो अपने पत्तों को गिरा देंगे। अब ऐसे आते आते सब आपकी क्या होगा? तो साल में ये 2 बार अपने पत्ते गिराते हैं और 2 बार ये अपने पत्ते लाते हैं। अब कब गिराएंगे और कब लाएंगे ये मुझे आप बताओगे। मार्च अप्रैल के टाइम पर गिराने लगेंगे, गिराएंगे, और उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? बसंत आएगा, फिर आ जाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे होली के आसपास पत्ते एकदम गिरा दिए जाएंगे। इस समय में पत्ते हैं, नमी की मात्रा है, फिर मौसम क्या होगा? शुष्क होगा, पत्ते गिरा देंगे, फिर आपकी बरसात आएगी, पत्ते आ जाएंगे। तो ऐसे पौधे साल में 2 बार क्या करेंगे? पत्तों को गिराएंगे और 2 बार लेंगे। कुल तो फरवरी में आता है, तो अभी देखो अभी जो पत्ते गिराएंगे
मालूम तो बात नहीं है। आते हैं, अभी गिर जाएंगे ना, ये फरवरी खत्म होते होते एकदम पत्ते गिर जाएंगे, पर अभी नहीं गिरे हुए हैं। अब उसके बाद फिर आगे का फिर आएंगे। चलो पढ़ो, मतलब लिखो, ठीक है। पहले पौधों की वैरायटी लिख लो। अभी तुम लोगों ने लिखा क्या है? वन विरल होते हैं। अतः ये मौसम शुष्क होने पर अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अतः ये वन मौसम शुष्क होने पर अपने पत्तों को गिरा देते हैं। पत्ते गिराने का कारण पता चल गया, क्यों गिरा रहे हैं? स्वयं को जीवित रखने के लिए। सदाबहार वनों में मुख्यतः साल, सागौन, सदाबहार वनों में मुख्यतः साल, सागौन, शीशम, चंदन, शीशम, चंदन, आम, साखू, साखू, हरड़, बहेड़ा। कौन सा है? हरड़, बहेड़ा। हरड़ का तो चूर्ण सुना है, हरड़ का, बहेड़ा का मैंने सुना है। हाँ, वाह, बहेड़ा, महुआ, आंवला, महुआ, आंवला, हल्दू। अच्छा, महुआ के बारे में एक बात सुन लो। झारखंड की जनजाति है महुआ के पेड़ को क्या करती है? महुआ के फूल से शराब बनाती है। बनती यहाँ भी है, पर वहाँ की जनजाति बना के फेमस है, और वहाँ का फेमस जनजाति भी है। उन जनजाति को मैंने देखा हुआ है। और पता है, जो महुआ की जो शराब बेच रहे हैं वो लोग ऐसे बॉटल में खुलेआम वहाँ पर बेचते हैं। आपको लगेगा पानी है, बिल्कुल व्हाइट पानी की तरह है। जो हमारे जो ड्राइवर भैया थे, हाँ, जो हमारे ड्राइवर भैया था, उन्होंने बताया था कि मैडम ये यहाँ की जनजाति है। और अरे जैसे वो नाक में ऐसे कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे शोर एकदम मत मचाया करो। पुराने जमाने में महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती थी, नाक में बांध लो, ऐसे पूरा बुझा हुआ, ऐसे बिल्कुल आप देख लोगे कि वो वास्तव में जनजाति है। और खुलेआम बिल्कुल ऐसे ग्लास दे रही थी, बॉटल में महुआ की शराब भरी हुई थी, और ग्लास नॉर्मली होगा, जब बाहर के लोग जाते हैं उनको नहीं पता होता ना, वो सोच रहे होंगे कि पानी मिल रहा है, पानी दिखने में नहीं है, पानी पूरा दिखने में, आप सोचोगे लोग पानी दे ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पी लो। नहीं लिखा हुआ, फ्री में नहीं देते हैं। चलो लिख लो, महुआ लिख लिया। अब लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार तो लिख लिया ना आपने पहले, ठीक है। इन वनों की लकड़ी प्रायः मुलायम, इन वनों की लकड़ी प्रायः मुलायम, मजबूत एवं टिकाऊ होती है। मुलायम, मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। पतझड़ वनों की विशेषता। किसकी? चंदन की लकड़ी होती है, उससे क्या बताया जाता है? चंदन की लकड़ी से तो चंदन का फेस पाउडर बनता है, चंदन की लकड़ी से चंदन की माला बनती है ना? चंदन की लकड़ी से तो बहुत कुछ होता है, सबसे महंगी होती है। चलो अगला सुन लो, पतझड़ वाले वनों की विशेषता। विशेषता लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स। पतझड़ वनों की विशेषता। ये वृक्ष कम लंबे व खुले वन के होते हैं। ये वृक्ष कम लंबे व खुले वन के होते हैं। खुले वन मतलब आगे मैंने कहा था, ऐसे वन कम होंगे, विरल होंगे ना, तो विरल को हम कह रहे हैं खुले। समान प्रकार से क्षेत्रीय वृक्ष है। अधिक व्यावसायिक लकड़ियां हैं। अधिक व्यावसायिक लकड़ी अधिकतर इमारतों के काम में आती है ना, जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया,
ये किस में आ रहे हैं अपने? इमारती जो दरवाजे बन रहे हैं ना, खिड़की दरवाजे, उसी के काम में आते हैं। आर्थिक व्यवसायी लकड़ी है। देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन है। देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन है। चारागाह एवं कच्चा माल मिलता है। हाँ, चारागाह एवं कच्चा माल मिलता है। अगला लिखो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान इसी में लिख लो, क्योंकि आप सुन लो मेरी बात। अब इस है इसी में लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा हो रही थी, वहां पर ये वाले मैदान पाए जाते थे। पर मानव ने क्या करा? मानव ने अपने उद्देश्य के कारण इन मैदानों को क्या कर दिया? साफ कर दिया। साफ करने के कारण अब ये इन वनों के बीच में ये वाले घास के मैदान नहीं पाए जाते। अब पाए जा रहे हैं तो कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके प्रायद्वीपीय भारत के पठारीय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारत के पठारीय क्षेत्र में इस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। हाँ, जो मैंने कहानी बता दी उसको याद रखना। अब उत्तर भारत में इस तरह के मैदान नहीं पाए जाते। जो पाए जा रहे हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके प्रायद्वीपीय भारत में, जिसमें आपका मध्य प्रदेश आ गया। उत्तर भारत नहीं पाया जा रही, क्योंकि इंसान ने रहने लायक मैदान साफ कर दिया ना। अब ये मानो ये वाले क्षेत्र में हम रह रहे हैं, या आप पश्चिमी में चले जाओ, ये वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, लोगों ने क्या करा? औद्योगिकरण के कारण या आपके क्या है निवास के कारण, आवास के कारण इन मैदानों को साफ करके क्या बना लिए? उद्योग धंधे बना लिए गए या फिर आवासीय क्षेत्र बना लिए गए। तो अब उत्तर भारत में इस तरह के मैदान कब पाए जाते हैं? जबकि अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? आपके प्रायद्वीपीय भारत में। अब प्रायद्वीपीय भारत में भी कहाँ पर है? आपके एमपी हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़। अगला लिख लो शुष्क मरुस्थलीय कटीले कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखो, हाँ, इन वनों की विशेषता सुन लो, पहले समझ लो। अब सुन लो, हो गया? लिख लिया हेडिंग? अब ये कटीले वन जो एक्चुअल में जो कांटे होते हैं, वो कांटे ना होके इन वनों की क्या होती है? पत्तियां होती हैं। अधिक ज्यादा अपने बाष्पीकरण को रोकना और अपने आप को जीवित रखने के लिए ऐसे स्थल में जहाँ पर पानी की मात्रा क्या है? कम है। पत्ते यानी कि मैंने कहा ना, पेड़ पौधे होते हैं, वो जलवायु के अनुसरण करके अपने आप को उसी के अनुसार क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। तो अभी पार्थिव की विशेषता सुनी थी, उन्होंने भी अपने आप को अपने जलवायु के अनुसार क्या करा था? परिवर्तित करा। जहाँ पर मौसम कैसा होता? शुष्क हो रहा था, वो अपने पत्ते गिरा दे रहे थे। अब इन्हें पता है कि हमें पानी की मात्रा क्या है? लिमिटेड है, ये पानी मिल ही नहीं रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए अपने पत्ते को क्या करते हैं? कांटे के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कांटे के रूप में जब पत्ते को कन्वर्ट कर लिया, तो पत्तियां जो पानी ले रही थी, अब वो जरूरत इनको नहीं होगी। वो पानी की आवश्यकता कौन लेगा? जड़ लेगी। और ये जड़ जो पानी लेती हैं, अब मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओ तो ऊपर की भूमि कैसी है? शुष्क है, पानी है नहीं वहां पर। पानी की तलाश में ये जड़ें कहाँ चली जाती हैं? धरती के अंदर तक। अब कल मैंने आपको संस्तरण पढ़ाए थे, ए, बी और सी। अधिकतर पौधों की जो जड़ें मिलेंगी संस्तर ए में मिलेंगी, और कटीले पौधों की कुछ जड़ें कहाँ पर पहुंच जाएंगी? संस्तर बी में चली जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जो जड़ें गहरी मिलेंगी वो आपकी कहाँ पर मिलती है? कटीले वन में मिलती है। और कहाँ मिलेंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्लियर हो गया? चलो लिखो इसके बारे में। बस ये वाला होके फिर क्लास में पढ़ते हैं। खत्म मतलब आज के लिए। लिखो, इस प्रकार के वन प्रातः शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा की औसत मात्रा 50
जहाँ वर्षा की औसतन मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अच्छा देखो, पेड़ की मतलब पौधे भी कितने होते हैं। अगर ये अपनी पत्तों को कटीला ना करें तो कौन खा जाएगा? पशु खा जाएंगे ना। और कटीला ना करें तो ये पत्ते क्या करेंगे? अपने आप को जीवित रखने के लिए वाष्पीकरण करेंगे तो पौधा अपने आप ही बच जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? जो पौधे की जड़ें हैं या पौधा है वो कैसा हो रहा है? एक मतलबी इंसान हो रहा है ना। वो मतलबी होने के कारण वाष्पीकरण को कम करने के लिए और पशुओं को बचाने के लिए अपनी पत्ती को क्या कर दे रहा है? कटीला बना दे रहा है। लिख लो। पानी की कमी के कारण और फिर कटीले पौधों को वो नहीं खाएंगे ना, पशु नहीं खाएंगे। लिख लो, पानी की कमी के कारण और अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकने के कारण पानी की कमी तथा अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकने के कारण यह पौधे पानी की कमी तथा अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकने के कारण यह पौधे अपनी पत्तियों को प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर कांटों में बदल लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। अतः इस क्षेत्र में कटीले तथा झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में कटीले व झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियां कटीली होती हैं। अच्छा, छाल मोटी होने के कारण क्या होगा? जो इनकी जड़ों में मतलब इनकी तने में क्या होगा? पानी होगा, उसका क्या होगा? अवशोषण, यानी कि अवशोषण नहीं होगा। तो मोटी होने के कारण तो जल का अवशोषण से क्या हो जाता है? बच जाती है। पूछ लेना इंग्लिश में क्या है? ये भैया जो अंग्रेजी में सीख रहा है उसे बोलने नहीं मांग रहा। चलो लिख लिया। वनों के टाइप लिख लो। बबूल मिलेगा, रीठा, बबूल, रीठा, नागफनी, बबूल, रीठा, नागफनी, बेर भी आ जाएगा इसमें, आंवला, हाँ आंवले में काटे हैं। अच्छा, ये वो बताओ, इसमें वो आ जाए ना नींबू, और वो जो दूसरा अपना क्या होता है? करौंदा, नींबू में भी कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते ना, चौड़ी होती है। यही तो मैं कुछ में आ जाएंगे। ऐसे तो बबूल में भी पत्तियां होती, कांटे भी होते हैं बबूल में। चलो अब इसका जो क्षेत्र है वो है राजस्थान। शांत हो जाओ। इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान, गुजरात, असमेत क्षेत्र है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का कौन सा पार्ट आएगा? दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। जो राजस्थान से लगा हुआ होगा ना, दक्षिण पश्चिमी। मरुस्थल, इनकी विशेषता लिख लो। उसके बाद अपने रह जाएंगे दलदली, यानी कि आपके मैंग्रोव वन, वो कल पढ़ेंगे। मरुस्थलीय वनों की विशेषता ये है, वन छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं। अब देखते हो राजस्थान में कितने 1-2 किलोमीटर या 500-300 मीटर पर एक पौधा दिखता है ना? तो ये वन छोटे और अधिक बिखरे हुए
रोहिड़ा और बबूल, बस ये ही मानव उपयोगी वृक्ष हैं। खजूर और जिसका क्या बनता है, कौन सा बताया, रोहिड़ा और बबूल मानव उपयोगी हैं। रोहिड़ा बोला मैंने, रोहिड़ा और बबूल मानव उपयोगी हैं। अब आपकी बात करेंगे मैंग्रोव की। अरे मैंग्रोव वन पढ़ाएंगे कल। क्लास ओवर हो गई आज। क्लास है ना मेरी। बैठो दावत खाओ। कटीला बन कैसा है, काटे लेके आए हो? कैसे तो